इतिहास में एक ऐसा भी शासक हुआ है जो एक भयंकर योद्धा साबित हुआ है, लेकिन एक युद्ध ने उसके ना केवल पूरे जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। तो ऐसे ही एक योद्धा की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। तो हम जिस राजा की बात कर रहे हैं वो राजा है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का एक शासक हुआ है, जिसके बारे में सब जानते हैं। अशोक, जिसके जीवन का एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। उस कलिंग के युद्ध ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया और उसके द्वारा बनाया गया सारनाथ का अशोक स्तंभ है, वो भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आज भी स्वीकार किया जा रहा है। अशोक को भारतीय इतिहास में एक महान राजा होने का गौरव प्राप्त है, और हो भी क्यों ना हो, वो इसके लायक भी थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो राजकाज का मार्ग चुना था वो अपनी प्रजा के कल्याण का मार्ग चुना था। करुणा, दया, प्रेम, ये सब उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे और हर संभव प्रयास वो प्रजा के कल्याण के लिए करते थे। अशोक का साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो लगभग एक संपूर्ण भारत के अंदर फैला हुआ था। उन्होंने लगभग 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। भारतीय इतिहास के अंदर जब भी मौर्य शासकों का नाम आता है तो उसमें सम्राट अशोक का नाम सबसे पहले आता है। उनका साम्राज्य जो उनके पूर्वजों से उसे मिला था उसको उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा और साथ ही साथ उसे और भी बड़े पैमाने पर फैला दिया था। इस प्रकार ये महान शासक था अशोक। भारत में हुए शासकों के अंदर सम्राट अशोक का नाम अलग ही तरह का दिखाई देता है। अशोक ने शासक बनते ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास शुरू कर दिया था। यह बताया जाता है कि उसके शासनकाल के 8 वर्ष के भीतर भीतर ही उसका राज्य बहुत बड़ी सीमाओं को पार कर गया था। और अशोक के साम्राज्य के अंदर संपूर्ण भारत या यूं कहे अखंड भारत की स्थिति थी, लेकिन इस स्थिति के अंदर एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी भी मौर्य वंश के अधीन कभी नहीं हुआ था, और वो क्षेत्र था कलिंग। ध्यान रहे, जो कलिंग है वो वर्तमान का ओडिशा है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नाम कलिंग के राजा के रूप में नंदराज का नाम लिया जाता है। तो वहां के नंदराज नामक शासक पर उन्होंने आक्रमण किया, और ये आक्रमण अशोक के जीवन का सबसे विध्वंसकारी या यूं कहें सबसे भयंकर आक्रमण था। इस आक्रमण का उद्देश्य यह था कि अब तक यहाँ के कोई भी ऐसे क्षेत्र नहीं थे जो मौर्य क्षेत्र के प्रभाव में नहीं थे। तो अब अशोक एक ऐसे क्षेत्र को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो अभी भी मौर्य क्षेत्र से बाहर हो, तो उसे भी अखंड भारत का हिस्सा बनाने के लिए उस पर आक्रमण किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार संभवतः कलिंग का यह युद्ध 261 ईसा पूर्व के लगभग लड़ा गया था, और दोनों तरफ से यह इतना विनाशकारी युद्ध था कि कोई किसी को पता नहीं चल रहा था कौन किसको मार रहा है। और काफी जद्दोजहद के बाद अशोक ने ये कलिंग का युद्ध जीत लिया था। इस प्रकार सम्राट अशोक मौर्य वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कलिंग को भी मौर्य साम्राज्य के भीतर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन यह युद्ध एक बड़ा ही विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। इतिहासकारों की माने तो लगभग कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1.5 लाख से अधिक लोग हैं वो इस युद्ध के अंदर घायल हुए थे। इस प्रकार युद्ध बहुत ही विनाशकारी और विभत्स युद्ध था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युद्ध क्षेत्र के मैदान को सम्राट अशोक देख रहे थे तो उन्हें दूर खड़ा एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिया। वो बौद्ध भिक्षु भी उनकी तरफ देख रहा था। दोनों के भाव अलग अलग थे, लेकिन कुछ सोचकर सम्राट अशोक उस बौद्ध भिक्षु के पास गए। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा, आप एक बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, आपने बड़े बड़े सम्राटों को, अनेक राज्यों को अपने सामने नतमस्तक किया है, झुकाया है, लेकिन क्या आप में इतनी योग्यता है कि आप किसी एक प्राणी के अंदर ये जान डाल सकते हैं? कहा जाता है कि उस बौद्ध भिक्षु ने वहां से युद्ध भूमि से एक अबोध छोटे से बालक का शव उठाया और उसे सम्राट अशोक के सामने कर दिया। क्या आप इसमें जान डाल सकते हैं? सम्राट अशोक को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था, लेकिन आखिरकार उनके भीतर द्वंद्व शुरू हो गया और उनका मन ग्लानि से भर गया, और कुछ देर बाद कहते हैं उनकी आंख से आंसू टपक पड़ा था, और एक अलग ही उनका शरीर या यूं कहे उनका मन
बदल चुका था। कहा जाता है उसी युद्ध के मैदान के अंदर अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सारे मौर्य साम्राज्य की दशा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। उन्होंने उसी क्षण ये प्रण ले लिया कि वो भविष्य में इस प्रकार का कोई नरसंहार या युद्ध नहीं लड़ेंगे और वो प्रजा के कल्याण और धर्म मार्ग का अनुसरण करेंगे। और ऐसा करके सम्राट अशोक एक ऐसे प्रजावत्सकारी कल्याणकारी शासक के रूप में दर्ज हो गए जो कि एक अपने आप में पूरे इतिहास में एक अतुलनीय नाम है, योगदान है। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपना जीवन एक बौद्ध भिक्षु की तरह ही बिताया और बौद्ध धर्म को, धम्म के उपदेशों को सारी जंजार तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा रखी थी और अपने आप को पूरा प्रजा के कल्याण के लिए झोंक रखा था। उन्होंने युद्ध से पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संधिमित्रा ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों की यात्रा की थी। अपनी शांति प्रिय और अहिंसाकारी नीतियों के आधार पर सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश पहुंचाया था, जो जन जन तक पहुंचा था। लगभग 232 ईसा पूर्व में इन्हीं परिस्थितियों के अंदर धर्म के काम करते हुए, प्रजा के कल्याण के काम करते हुए इस महान चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु हो गई थी। जब तक सम्राट अशोक जैसा सशक्त शासनी या यूं के प्रजावत्सकारी कल्याणकारी शासक इस समय मौजूद था, मौर्य साम्राज्य की पताका फैल रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद ही उनके पीछे ऐसे शासक नहीं हो पाए, उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और मौर्य साम्राज्य पतन के ग्रास में समा गया। लेकिन इतिहास में एक ऐसा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिसने युद्ध के अलावा प्रजा के कल्याण के रूप में भी अपने आप को विश्व इतिहास के अंदर दर्ज करा दिया और महान होने का गौरव प्राप्त कर लिया, ये था सम्राट अशोक।